केमिस्ट्री में हमारा अगला यूनिट केमिकल एक्विलिब्रियम है, जो कि हमेशा एपी एग्जाम के कैलकुलेटर पोर्शन का पहला सवाल होता है। दरअसल ये एक बहुत बड़ा तस्वर है और आपने इसे बहुत सारी एक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स में पहले देखा होगा। हमने इसे पिछले यूनिट्स में मुख्तसरन बयान किया है, लेकिन अब हम इसके अंदर और अंदर ज्यादा वजाहत की तरफ जा रहे हैं और अब से हम एक एक्विलिब्रियम प्रॉब्लम हर आयनिक क्विज पर करेंगे। चलिए देखते हैं कि एक्विलिब्रियम क्या है। इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन की शरह रिवर्स रिएक्शन के बराबर होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप किसी ट्रेडमिल पर भाग रहे हों। जब आप ट्रेडमिल पर होते हैं तो आपके पीछे जाने की शरह आपके आगे जाने के बराबर होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ट्रेडमिल से गिर जाएंगे, और अगर आप तेज जाने की कोशिश करेंगे तो वापस आने में मसला होगा और आप सर के बल गिर जाएंगे। तो केमिस्ट्री में आप एक्विलिब्रियम की हालत में हैं। हम इसको रिएक्शन के तरीकों से डील करेंगे। रिएक्शन एक्विलिब्रियम पर है, रिएक्शन एक्विलिब्रियम की हालत पर पहुंच जाएगा। हम दिखा सकते हैं कि एरोस के निशानात बदलने से रिएक्शन की कौन सी साइड को फायदा पहुंचता है। आपको एक छोटा रिवर्स एरो लगाना है अगर रिएक्टेंट्स को फायदा पहुंच गया हो तो। या फिर रिएक्टेंट्स के बनने से फायदा पहुंच रहा हो तो आपको छोटा फॉरवर्ड एरो लगाना है। एक्विलिब्रियम को डायनामिक कहा जाता है, जिसका मतलब है कि ये मुसलसल हरकत में है। किसी भी दिए गए लम्हे में हैबर प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स आपस में टकराते हैं अमोनियम बनाने के लिए, और इसी वक्त अमोनियम आयंस दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं, बिल्कुल ट्रेडमिल की तरह। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप ट्रेडमिल पर मुसलसल हरकत में हैं। एक्विलिब्रियम की हालत में रहने के लिए इस बात को जहन में रखें कि मैंने कंसंट्रेशन का कोई हवाला नहीं दिया, क्योंकि एक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कंसंट्रेशन से असरअंदाज किया जा सकता है। ये ऐसे नहीं है कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के बराबर होना चाहिए। ये बहुत ही कम होता है कि एक्विलिब्रियम आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एक दूसरे को कंसंट्रेशन में बराबर कर दें, बल्कि ये कभी भी नहीं होता। ये वो रेट है जो कि एक्विलिब्रियम में अहमियत के हामिल है। अगर हम दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का ग्राफ देखें, जबकि ये वक्त के हिसाब से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, मैं ये तस्वुर करती हूँ कि ए और बी मेरे रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि ये मेरे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो कि सी और डी होंगे क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन कम होते हुए नजर आती है। इसके बरक्स जो कंसंट्रेशन इस नुक्ते पर नजर आ रही है, जिस पर हर लाइन फ्लैट लाइन की तरफ इशारा करती है, वो पॉइंट जहां पर लाइन की फ्लैट लाइन है, वो टाइम है जो कि एक्विलिब्रियम तक पहुंचने में लगता है, और ये टी से या फिर टीई से या टीई क्यू से दिखाया जाता है। इन सब का एक ही मतलब है। ये एक सिस्टम को एक्विलिब्रियम तक पहुंचाने में उतना ही टाइम लेता है। अगर एक्विलिब्रियम सीधी तरफ है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स के बनने में आसानी है, और अगर लेफ्ट पर है तो रिएक्टेंट्स के बनने में आसानी है। ये कुछ चीज़ों पर इन्हसार करता है। ये इनिशियल कंसंट्रेशन पर मुनहसर है, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा रिएक्टेंट्स या ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो किसी भी सोल्यूशन में टकराव बहुत ज़्यादा होगा और रिएक्शन तेज़ हो जाएगा। इसीलिए रिएक्शन की शरह इस तरफ या उस तरफ ज़रूर असरअंदाज होगी। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रिलेटिव एनर्जी भी इस चीज़ को साबित करती है कि एक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, क्योंकि अगर आपके रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी है तो ये आपस में टकराएंगे और ज़्यादा फ्रूटफुल अंदाज में टकराएंगे और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, और इसी तरह आपके प्रोडक्ट के साथ होगा। आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखें कि कुदरत हमेशा खराबी को फेवर करती है। और आखिर में के की वैल्यू, ये कैपिटल के है, छोटा के नहीं है। छोटा के भी ठीक होता है, ये आपके रिएक्शन के रेट की वजाहत करता है। बड़ा के एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है और हम बड़े के की तरफ जा रहे हैं, और हम अगली पूरी वीडियो में बड़े के की तरफ देखेंगे।
आपके लिए ये लेसन पेश किया जा रहा है बड़े के की तरफ से। जैसा कि मैंने साल के शुरू में मैथ सेक्शन एक्सप्रेशन में आपसे पहले ही जिक्र किया है, लेकिन यहाँ हम इसकी ज़्यादा वजाहत में जाएंगे। अब लॉ ऑफ मैथ एक्सप्रेशन एक एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ काम करेगा, जिसको हमने बड़े के से दिखाया है। इसको छोटे के साथ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। मैथ सेक्शन एक्सप्रेशन या एक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन तकसीम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के बराबर होता है, लेकिन इससे आगे भी बहुत कुछ है। अगली लेसन को समझने के लिए हमारे लिए यह जानना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के प्रोपोर्शनल है। अगर के 1 से बड़ा हो तो इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन एक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट से ज़्यादा है। तो इसका फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट्स को एक्विलिब्रियम पर ज़्यादा फ़ायदा देगा। आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए ये 1 से ज़्यादा है, इसलिए प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट से ज़्यादा होंगे। अगर के 1 से कम हो फिर रिएक्शन रिएक्टेंट्स को फ़ायदा देगा। इसका मतलब है कि आपके पास ट्रू फ्रैक्शन है। प्रोडक्ट्स कम होंगे, आपके पास कम कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स होंगे रिएक्टेंट्स की निस्बत। एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन एक बैलेंस्ड इक्वेशन के लिए स्टिशियोमेट्रिक वैल्यूज़ की मदद से लिखी जा सकती है और इन वैल्यूज़ तक बढ़ाई जा सकती है। इसका क्या मतलब है? मतलब अगर ये कोफिशिएंट है तो ये एक्सपोनेंट बनता है और ये प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट होता है। तो हैबर प्रोसेस के लिए के जो इस इक्वेशन को याद रखते हैं, यहाँ अमोनियम की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है, क्योंकि इसके पास 2 का कोफिशिएंट है जिसको नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन के साथ डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 टाइम होगा। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का क्यूब, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 3 है और हम इसे के कहते हैं क्योंकि ये एक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के लिए कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। और जबकि हम एक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है के ई क्यू। ये तीनों एक जैसे हैं। मेरा इक्वल का साइन मेरी फ्रैक्शन से गुजर गया है। ओके, के ई क्यू और के सी तमाम बाकी कंसंट्रेशंस हैं। अगर हम गैस के साथ काम करें तो हम इसे केपी कहते हैं। गैसेस के साथ हम प्रेशर वैल्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एटमॉस्फेयर, टॉर्स, मिलीमीटर्स, मरकरी, जो कि मेरे दिमाग में कैमरे की तरह फिट हैं। लेकिन अगर मेरे पास प्रेशर है तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि जब हम मैथ सेक्शन एक्सप्रेशन लिखते हैं या एक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ब्रैकेट्स मोल्स पर लीटर को दिखाती हैं। अगर मेरे पास एटमॉस्फेयर हो तो ये बहुत अहमियत का हामिल है, इसीलिए ब्रैकेट्स इस्तेमाल ना करें, यहाँ तक कि आप कंसंट्रेशन इस्तेमाल करें। अगर आप प्रेशर वैल्यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पैरेंथेसिस इस्तेमाल करेंगे। तो हम पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां हम आसानी से अमोनियम और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के पार्शियल प्रेशर्स को बदल सकते हैं। जब आप एक इक्वेशन लिखते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की नोटेशन बिल्कुल ठीक हो। अगर आप प्रेशर को इस्तेमाल कर रहे हैं या आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करें या फिर आप पार्शियल प्रेशर को इस्तेमाल करेंगे और अपनी इक्वेशन को ऐसे लिखें जैसे यहाँ दिखाया गया है। अगर आप कंसंट्रेशन को इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप ब्रैकेट्स इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि केमिस्ट को ऐसा करके बहुत खुशी होती है। जब आपके पास खालिस ठोस या माया हो तो आप इसे अपनी मैस एक्शन एक्सप्रेशन में दाखिल नहीं कर सकते, और ये इसलिए है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और ये असल एक्विलिब्रियम पर बहुत कम असरअंदाज होती है। और जब कभी आपके पास पानी हो और पानी खालिस माया है
या खालिस चीज़ है तो ये एक्सप्रेशन में ज़ाहिर नहीं किया जाता। तो गैसेस और माया महलूल सिर्फ इसी सूरत में हमारे एक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। गैसेस माया हालत में सिर्फ तब हो सकती हैं जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट की सूरत में होंगी। कैपिटल क्यू क्योंकि ऊपर वाले केस में तमाम कीमतों में के कोई यूनिट्स नहीं हैं। तो अगर मुझे ऊपर वाले रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखने को कहा जाए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि ये तमाम गैसेस हैं तो ये सारी गिनी जाएंगी, हम इन्हें गिनती से निकाल नहीं सकते। तो के बराबर होगा 2 टू द फोर्थ के, क्योंकि 4 का कॉफिशेंट H2O टू द सिक्स्थ होगा, क्योंकि कॉफिशेंट 6 डिवाइडेड बाय अमोनियम टू द फोर्थ कॉफिशेंट ऑफ 4 एट टाइम्स ऑक्सीजन कॉफिशेंट ऑफ 7 या सेवंथ होगा, क्योंकि ये कॉफिशेंट 7 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा के सी के ई क्यू है। अगर हमें प्रेशर की वैल्यूज़ दी जाएं तो हम बिल्कुल इसी तरह कर सकते हैं। हमारे पास ब्रैकेट्स की जगह पैरेंथेसिस है और हम इसको अपना के पी कहेंगे, क्योंकि हम प्रेशर की वैल्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं। हमारे पास पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है। बस नाइट्रोजन का चौथा पार्शियल प्रेशर पानी के छठे पार्शियल प्रेशर पर, और आगे भी इसी तरह। अगर आपको ये वैल्यूज़ दी जाएं तो आप इन्हें आराम से लगा देंगे और के की वैल्यू के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू को तलाश करेंगे और इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। बस क्या होगा जब आप किसी मसले में स्टीशियोमेट्री को बदलेंगे। फर्ज करें स्टीशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को दुगना कर दें। इसी तरह मैथ्स के मुताबिक के की वैल्यू स्क्वायर में बदल जाएगी। अगर हम तमाम स्टीशियोमेट्रिक वैल्यूज़ को ट्रिपल कर दें तो ये के से क्यू हो जाएगा। तो जनरल रूल ये है, बल्कि जनरल नहीं, ये रूल बनाया गया है उस सब के लिए जो आप स्टीशियोमेट्री में करते हैं। लिहाजा अगर मैं ज्योमेट्री को आधे से ज़रब दूं तो के की वैल्यू भी आधी हो जाएगी, और अगर मैं स्टीशियोमेट्री को दुगना कर दूं तो के की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमसे के की वैल्यू का रिवर्स रिएक्शन में पूछा जाए तो ये के का इन्वर्स होगा, क्योंकि आपको याद है कि ये प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स होता है। अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करें तो हमारे प्रोडक्ट्स हमारे रिएक्टेंट्स बन जाएंगे। ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा और हमारा के भी इन्वर्स हो जाएगा, तो ये के पर -1 हो जाएगा। अगर हम इक्वेशन जमा कर रहे हैं, लिहाजा हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस होंगी और हम आराम से के को मल्टीप्लाई कर सकेंगे। बस के, पहला के, दूसरा के, तीसरा के, चौथा के। हाबर प्रोसेस के लिए हमसे के का हिसाब करने को कहा जाता है, जो कि अमोनियम को बनाने का तरीका याद रखना है, और हम कंसंट्रेशन दे रहे हैं। अगर आप इसको घर में कर रहे हैं तो ये आपके सबक में मसला नंबर 3 है या फिर एक्सरसाइज 3। आप यहाँ अपने नोट्स में इसे 3.1 कह सकते हैं। ये ऐसे लगता है जैसे आप कह रहे हैं 31, या ऐसे कहना चाहिए 3.1। मुझे के की वैल्यू का हिसाब लगाना है तो मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखूंगी। तो ये तमाम गैसेस हैं और हमारे पास इनके लिए कंसंट्रेशंस हैं। तो हम आगे जाते हैं और इसे हल करते हैं। मुझे पता है कि एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है हमारा एक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। मैं आपको तजवीज़ देती हूँ कि हमेशा एक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम को एक्सप्रेशन लिखकर शुरू किया करें, क्योंकि ये हमेशा एक पॉइंट होता है और इसके लिए सब चीज़ों से बढ़कर अगर आप के इक्वल्स नहीं लिखेंगे। तो अब मेरे पास ये है, मैं इन वैल्यूज़ को लगाती हूँ। यहाँ वैल्यूज़ लगाकर और कैलकुलेटर पर हिसाब लगाकर हमें ये अंदाज़ा होगा कि के की कीमत 3.8 इंटू 10 पावर 4 होगी। अब हमसे पूछा जाता है कि एक रिवर्स रिएक्शन का एक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। तो इस तरह हम इसे पीछे देखते हुए निकाल सकते हैं। हम इसे आसान अल्फाज में के प्राइम कहते हैं, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन के लिए कोई अच्छी डेफिनेशन नहीं है। ये के प्राइम के इन्वर्स होता है।
मैं ये वैल्यू लेती हूँ और इस पर -1 लगाती हूँ, तो ये मालूम होगा कि k की कीमत 2.6 × 10⁻⁵ के बराबर होगी। तो अगर हम इस k को लें और इसका स्क्वायर रूट लें और इसको आधा करें तो हम k की वैल्यू को तलाश कर सकते हैं।